स्वागत है आप सभी का ओशो ज़ेन सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आत्मो मनीष से, जो कि MBBS हैं, MS हैं, पुणे से आए हैं। हेलो मनीष, हाउ आर यू? हेलो प्रतिभा। ओशो मेडिटेशन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ओशो मेडिटेशंस जो हैं, ओशो ने नए मनुष्य के लिए डिज़ाइन किए हैं। और हमारी लाइफ जो है आजकल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप ओशो के टेक्निक्स देखें, जो कि मोस्टली एक्टिव मेडिटेशंस, जिसमें आप बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो सक्रिय ध्यान है, उसकी 3 स्टेज जो हैं वो इतनी एक्टिव है और वो नए मनुष्य को ध्यान में रख के, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रख के बनाई है। जैसे ब्रीदिंग है, तो पहली स्टेज में हम करते हैं डीप फास्ट क्योटिक ब्रीदिंग, जो कि हमारे सारे इमोशंस को स्टीयर अप करती है। दूसरा जो चरण है उसमें रेचन है, कि आपके जो भी दबे हुए भाव हैं आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे इमोशंस हैं जिनको सप्रेस हम करते हैं। 80% डिजीजेस साइकोसोमेटिक, जो कि मन से शरीर पर आती हैं, भावों से शरीर पर आती हैं। तो ओशो ने इसको रिलीज करने के लिए ये टेक्निक्स बनाई हैं, और ये इतनी खूबसूरत है क्योंकि अगर आप इसको एक्सपीरियंस करें, एक बात करने की बात नहीं है, अगर आप इनको एक्सपीरियंस करें एक बार खुद, तो आप जानेंगे। एक बार ही अगर आप डायनेमिक करें और आप डायनेमिक से बाहर निकलते हैं, आप तो जानती होंगे इस बात को, तो ऐसा लगता है कि पेड़ का रंग जो है ज़्यादा गहरा हो गया और सब कुछ उजला उजला और साफ दिखाई देता है एकदम। तो ये मैजिकल टेक्निक्स हैं सारी, और 4 एक्टिव मेडिटेशंस हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम आँख बंद करके बैठना है, क्योंकि आप ये देखें, आज का मनुष्य जो है 5 मिनट भी बिना हिले नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बॉडी वर्क करे, इमोशंस को रिलीज़ करे, अपने माइंड को थोड़ा शांत करे इस प्रोसेस से, और फिर वो मेडिटेशन में जाए। तो ओशो कहते हैं 15 मिनट का जो हमारा साइलेंस का पीरियड होता है हर मेडिटेशन में, तो उसकी पहले तैयारी है कि आप पूरी तरह अपनी बॉडी के स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन्स, बॉडी माइंड के, उनको आप रिलीज़ करें। उसके बाद हो सकता है कि आपको मेडिटेशन का अनुभव हो। क्योंकि ये जो है, ये सब टेक्निक्स हैं, ये ध्यान नहीं है ओशो ने जितने भी बनाए। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने एक एक्सीडेंटल जोन क्रिएट किया है इन टेक्निक्स के जरिए, कि आप ये टेक्निक्स अगर पूरी तरह करते हैं तो हो सकता है आपको ध्यान का स्वाद इससे मिले। जैसे कोई भी ध्यान विधि है, वो कम से कम ओशो ने रिकमेंड किया कि आप 7 दिन से शुरू करें और कम से कम 3 महीने एक विधि का प्रयोग करके देखें। जो इतना बिजी जो शेड्यूल है ना आजकल, तो इतना 1 घंटा कई बार निकालना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, आज के बिल्कुल हो जाता है। इसीलिए जो कैंप्स हैं, जैसे ओशो बठिंडा सेंटर ने जो इतना सुंदर कैंप अभी आयोजित किया है यहाँ पर, ये कैंप्स इसलिए हैं कि आप इसमें आकर ओशो की मेडिटेशन टेक्निक का स्वाद ले पाएं, क्योंकि जनरली वीकेंड पे होता है, लोगों के पास टाइम होता है। तो जब एक बार उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो उस टेक्निक को आराम से घर पर भी कर सकते हैं, तो घर पे जाके उसका आनंद ले सकते हैं। फिर जो बहुत ही ज़्यादा बिजी लोग हैं, उनके लिए ओशो ने बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स कराई हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई टेक्निक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो ओशो ने सिर्फ एक छोटा सा सूत्र दिया है कि आप एक्सहेलेशन पर ध्यान दें उस समय। कोई भी डिफ़िकल्ट टाइट सिचुएशन है, गुस्से वाली सिचुएशन है, प्रोवोक करने वाली है, तो उन्होंने कहा सिर्फ अपने एक्सहेलेशन को आप ध्यान देना शुरू कर दो, तो आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो ऐसी कई टेक्निक्स हैं जो ओशो ने दी हैं, और ओशो की किताब मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसको पूरा कवर टू कवर पढ़ना जरूरी है अगर आप ध्यान की यात्रा में जाना चाहते हैं। ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति। ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, यस। जो हमने सेशंस किए बॉडी, माइंड, इमोशंस के ऊपर, तो वो हमें मेडिटेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें शांत बैठने से रोकती है, पहले हमको ये जानना होगा।
क्योंकि देखिए ये जो 3 लेवल है हमारे, बॉडी, माइंड और इमोशन, यही हैं जो हमें जैसे हम बैठते हैं वो हमें अपने से दूर ले जाते हैं। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके बियॉन्ड जा सकते हो, तभी आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। ये ऐसा है कि जैसे आप अपने मेहमान को इनवाइट करते हैं घर में, तो घर की सफाई करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो 3 दिन के शिविर हैं, ये एक तरह से जो है सर्विस सेंटर की तरह है, जो आपकी पूरी ऑयलिंग, बॉडी, माइंड, इमोशन को पूरा, जिसे कहते हैं ना, सर्विसिंग हो गई आपकी। और फिर उसके बाद आप दुनिया में जाते हैं, वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ पे आप काम करते हैं, तब आपको टेस्ट लगता है कि आपने जो काम किया है उसका फल आप देख सकते हैं जब आप डेली लाइफ में लोगों से डील कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, फिर उसका स्वाद लगना शुरू हो जाता है। जो एक और क्वेश्चन था मेरा कि ओशो को सुनते कैसे हैं, कैसे सुने? ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए मैं भी, हम सबकी यही शायद कहानी है कि सबसे पहले हम ओशो को जब सुनते हैं तो हम बौद्धिक रूप से उनको सुनते हैं, और ये भी होता है कि हम सिलेक्ट करते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है उनकी, ओशो ने ये बोला, ये हमें पसंद नहीं। ऐसा हम कई बार करते हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। उसके बाद क्या है, जैसे आप ओशो को सुनते रहें तो फिर दूसरी एक परत खुलती है। ओशो ने कहा कि अगर तुम मुझे बौद्धिक रूप से सुन रहे हो तो तुम पागल भी हो सकते हो। वो एक्चुअली उन्होंने बोला, ऐसा मैंने सुना है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे शब्दों को पकड़ोगे, क्योंकि मैं आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, कल उसके टोटली अपोजिट चीज़ बोलूँगा, तो तुम फिर फंस जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। तो फिर एक दूसरी परत खुलती है अगर आप सुनते रहें, कि लोग जब सुनते हैं तो ओशो हमेशा मेडिटेशन की बात करते हैं कि मेडिटेशन में जो है जाएं, उसको एक्सपीरियंस करें। तो फिर सुनते सुनते ऐसा लगता है कि यार मेडिटेशन करके देखते हैं। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी है कि भाई हर बार कोई भी बात करो मेडिटेशन पे लाकर छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मेडिटेशन करते हैं। तो फिर दूसरी स्टेप आती है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं और ओशो को सुन रहे हैं। फिर ओशो कहते हैं कि भाई मेरे शब्दों को ना सुने, उसके बीच में जो गैप्स हैं, 2 शब्दों के बीच में जो मैं बोल रहा हूँ, वही मेरा मैसेज है। तो फिर आप उन शब्दों के बीच में शांत होना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, जब हम सुनना शुरू करते हैं तो हम आगे, हमारी यांग अप्रोच होती है, पुरुष ऊर्जा उसको शब्दों को पकड़ना चाहती है, सुनना चाहती है, जबकि ध्यान जो है स्त्रीण है पूरा, उसमें आपको बिल्कुल रिसेप्टिव होना पड़ता है। तो फिर ओशो ये कहते हैं कि मुझे ऐसे सुनो जैसे तुम पक्षियों को सुनते हो, झंडे की आवाज़ को सुनते हो, और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो वो आंसर तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें प्रवचन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और वो तुम्हें सुनाई भी देगा जब वो प्रवचन दे रहे होंगे, क्योंकि इतना बोले हैं ओशो। तो अगर इस तरह आप उनको सुनते हैं कि आप पैसिव हैं और उनको आप सुन रहे हैं, एक तरह से वो मेडिटेशन बन जाता है, लिसनिंग मेडिटेशन। और ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि मैं शांत बैठा हुआ हूँ और नेचर में बैठा हूँ, ओशो को सुन भी रहा हूँ, और फिर मेरे अंदर कुछ चल रहा है, वो आंसर वहाँ से आ जाता है और वही सुनाई देता है। बाकी फिर आप सुनने लगते हो आसपास के आवाज़ें। जो हम मेडिटेशंस के टाइम पे रोब पहने या माला पहने या ना पहने, इसमें काफ़ी क्योस पैदा हो जाता है कि अंदर भी, कि अगर जिसने नहीं पहना है तो उसको लगता है कि मैं पहनूं, जिसने पहना है वो सोचता है कि हाँ। तो डिफरेंस है काफ़ी। तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि क्या माला रोब पहने कि नहीं पहने, क्या करें? हाँ, देखिए ये बहुत ही इंडिविजुअल मामला है, लेकिन जहाँ तक ओशो की बात है, जैसा मैंने सुना है, जब उनको अपना संदेश शुरुआत में, जब उनकी स्टार्टिंग हुआ था, तब उनको अपना संदेश फैलाना था, तो उन्होंने माला रोब इसको कंपलसरी समझा और सबको बोला कि आप पहन के बाजार भी जाओ, घूमो भी इसको लेके। लेकिन अगर आप ओशो के पूरी जर्नी को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे उन्हें सबको पीछे कर देगा। ओशो मतलब बदलाव। अब वो शरीर में थे तब तक तो बदलाव चलता था, उसके बाद चीज़ें फिर हो गई हैं, लेकिन ओशो का तो नाम ही बदलाव है। और वो शरीर में न होके ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि उनके शब्द इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं और उस पर इतना काम हो रहा है, लोग इतने ध्यान में उतर रहे हैं। आजकल आप देखें सारे सेलिब्रिटीज़, कोई भी व्यक्ति है बिना ओशो का जिक्र के अपनी बात नहीं करता, रील्स में भी, यूट्यूब पे भी, टेलीविज़न पे भी। तो जहाँ तक रोब और माला का सवाल है कि जब हम ऐसे कैंप्स लेते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं कि भाई रोब और माला आवश्यक नहीं है।
और आपने देखा कि सब अपने नॉर्मल ड्रेस में थे, है ना? क्योंकि रोब और माला का अब समय जो है ख़त्म हो चुका है। अगर आप घर पे कर रहे हैं मेडिटेशन और आप रोब और माला पहनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अगर आप पहनना चाहते हैं रोब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ओशो को सुनते रहें, जैसे मैंने अभी एक यूट्यूब पे वीडियो मैंने आज ही देखा जिसमें उन्होंने कहा कि माय सन्यास इज़ नॉट चीप, ये यूट्यूब के ऊपर है ओशो इंटरनेशनल की साइट पर। तो उसमें ओशो बोल रहे हैं कि माला और रोब जो है इसको कहीं पकड़ के मत बैठ जाना था, क्योंकि ये असली चीज़ नहीं है। असली चीज़ है तुम्हें भीतर जाना है, तुम्हें बियॉन्ड जाना है, बॉडी माइंड इमोशंस के ध्यान में प्रवेश करना है। तो बाहर जो भी हो रहा है उसको कहीं भी तुमने अगर पकड़ा, चाहे आप कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं आजकल उसमें आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लुटा रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं, जबकि वो तो जर्नी है ही नहीं। वो तो अगर उनको आप सुनो तो कहते हैं कि भाई तुम अपनी तरफ जाओ, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, बाहर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? ये बाहर तो पूरा तमाशा चल रहा है ना? और रोब मालाओं पे झगड़े भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हो, ये मसले कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो और मास्टर के जाने के बाद तो फिर क्या है कि लोग जो समझ में आता है वो पकड़ लेते हैं। तो ये उनकी फ्रीडम है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई पहनना चाहता है, हम हमारे कहने के बाद भी अगर कोई पहनना चाहता है रोब या कोई माला पहन के आता है तो हम उसको रोकते नहीं हैं। लेकिन आपने देखा एक ही या दो लोग ही कैंप में ऐसे थे जो कि बाकी सारे लोग अपने नॉर्मल क्लोथ्स में थे, और वो कितना खूबसूरत समा था। एक्चुअली कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं जब नए कोई आते हैं, तो वो देख के थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम रोब में इस तरह के जब रील्स जाती हैं तो लोग समझते हैं क्योंकि कल्ट है, कोई इनको गवर्न कर रहा है, कोई इनका गुरु है, कोई समथिंग, ये ऐसी फीलिंग आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नए लोगों को जुड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनके जैसे ही हैं। ऑफ कोर्स हम उनके जैसे ही हैं, हम अपनी यात्रा पे हैं, तो हम कोई विशेष नहीं है। आप जैसे कपड़े पहनते हैं, माला पहनते हो, ऐसा लगता है कि आप दुनिया से अलग हैं, आप कुछ विशेष हैं। जब इसकी ज़रूरत थी तो ओशो ने ऐसा किया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, वाओ, आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया प्रतिभा। कैंप भी बहुत सुंदर था, अंतस रसरंग। मैंने भी बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया इस कैंप। थैंक यू सो मच। और आगे भी जब हम कभी भी करेंगे कैंप तो आप हार्टफुल इनवाइटेड। थैंक यू सो मच।